नमस्कार। एग्जाम हैप्पी बाय झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आप सभी के लिए जेटेट परीक्षा की तैयारी को लेकर के। तो जो अब तक जेटेट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, कहीं से भी जुड़े हैं, तो आप उसको तैयारी कीजिए। बाहर का बाजारू किताब पढ़ रहे हैं तो उसको छोड़ दीजिए। देखिए, परीक्षा का यहाँ रणभेरी भी बच चुका है। आपको जो है 27 तारीख को यहाँ परीक्षा हो सकती है, उसकी संभावना भी दे दी गई है 27 अक्टूबर को। तो आप सभी अभी के अभी यहाँ पर अवश्य जुड़ जाइए, ठीक है। क्योंकि आपको क्या है, यहाँ पर जैक जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक का टोटल चैप्टर बाय चैप्टर आपको नोट्स और पीडीएफ दिया जा रहा है। और जैक यह एग्ज़ाम कंडक्ट कर रही है, इसलिए आपका एग्ज़ाम जो लेगा वो जैक लेगा, ठीक है। और जैक का किताब से लेगा। 100% आपका सही है। अब रही बात कि देखिए, हम लोग यहाँ पर अभी 1 से 5 का बहुत अधिक तैयारी हो चुका, क्योंकि टारगेट सितंबर का था। अब यहाँ पर आपका जो है, यहाँ पर प्रैक्टिस सेट चल रहा है, टेस्ट सीरीज चल रहा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चल रहा है। तो सब कुछ आपको उसी में चल रहा है, लेकिन टेस्ट सीरीज देखिए आपको अलग से दिया जा रहा है। तो टेस्ट सीरीज के लिए आप अभी जुड़ जाइएगा। टेस्ट सीरीज देने से ही आपको पता चल पाएगा कि आपकी तैयारी कैसी है। तो सिर्फ 150 रुपये में 20 टेस्ट सीरीज आपको करवाया जा रहा है। और फिर आगे भी अगर 20 टेस्ट सीरीज करवाया जाएगा तो उसके लिए आपको फिर से 150 रुपये लिए जाएंगे, ठीक है। तो आप टेस्ट सीरीज में ज़रूर जुड़िए, चाहे आप किसी में जुड़े हो न जुड़े हो। और पूरी तैयारी करना है तो 1 से 5 की तैयारी 500 रुपये में, और 6 से 8 की भी तैयारी 500 रुपये में करवाई जा रही है। और दोनों का तैयारी एक साथ अगर कोई करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ 700 रुपये लग रहे हैं। तो इस तरह से आपकी तैयारी करवाई जा रही है। आप सभी तैयारी के लिए यहाँ पर अवश्य जुड़ेंगे, क्योंकि केवल और केवल आपको यहाँ पर जेसीईआरटी जैक की किताब से तैयारी करवाई जा रही है। और जेटेट की परीक्षा में 101% पास होने की गारंटी भी रहेगी। तो जल्द से जल्द जुड़ जाइएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न। ये यहाँ पर सामाजिक विज्ञान का प्रैक्टिस सेट 11 लेकर के आए हुए हैं। अगर इसके पहले आपने 1 to 10 तक का प्रैक्टिस सेट नहीं देखा है तो अवश्य देख लीजिएगा। और यदि आपने टेस्ट सीरीज अभी तक एडमिशन नहीं लिया है तो टेस्ट सीरीज में एडमिशन लीजिएगा। बहुत ही जल्द आपका टेस्ट सीरीज शुरू होने वाला है, ठीक है। अभी दीपावली पर आपका ऑफर भी चल रहा है। टेस्ट सीरीज में सिर्फ आप 50 रुपये दे करके अभी जोड़ सकते हैं। सिर्फ आज के लिए यह ऑफर होगा, इसके बाद के लिए ऑफर नहीं होगा। सिर्फ आज के लिए यह ऑफर है। सिर्फ और सिर्फ 50 रुपये में आप यहाँ से टेस्ट सीरीज, जो 20 टेस्ट सीरीज होंगे उसके लिए आप एडमिशन हमारे यहाँ ले सकते हैं। तो आज करेंगे, उसके बाद कल से फिर आपका वही 100 रुपया ही चलेगा, ठीक है। देखिए, यहाँ पर प्रश्न है, महाराष्ट्र के एलोरा में निर्मित कैलाश मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया है। देखिए, महाराष्ट्र में जो अजंता और एलोरा की गुफाएं हैं, देखिए यहाँ से एक प्रश्न आप अगर एग्जाम दे रहे हो, देखिए हर बार एक प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है, ठीक है। और यह प्रश्न कहाँ है, जेसीईआरटी जैक की किताब में एकदम बखूबी से छपा हुआ है। तो इसको आप लोग देखना कभी नहीं भूलिएगा। तो महाराष्ट्र के एलोरा में निर्मित कैलाश मंदिर का निर्माण जो है करवाया गया है, वो किसके द्वारा, तो वहाँ के राजा कृष्ण प्रथम के द्वारा करवाया गया है, ठीक है। कृष्ण प्रथम के द्वारा करवाया गया है। देखिए यहाँ पर नोट बना हुआ है, राष्ट्रकूट के राजा कृष्ण प्रथम के द्वारा महाराष्ट्र के एलोरा मंदिर का निर्माण कराया गया। इसमें भगवान शिव की मूर्ति है, ठीक है। तो अजंता और एलोरा से एक प्रश्न आपके रहेंगे। एलिफेंटा की गुफा किसके द्वारा निर्मित करवाया गया। एलिफेंटा की गुफा किसके द्वारा निर्मित करवाया गया, राष्ट्रकूटों के द्वारा, चंदेलों के द्वारा, पल्लवों के द्वारा या कोई नहीं, ठीक है। तो एलिफेंटा की जो गुफा है वो निर्माण करवाया गया है, राष्ट्रकूट शासकों के द्वारा करवाया गया है एलिफेंटा की गुफा का निर्माण। लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है, बहुत ही एमबीबीआई प्रश्न। आप देखिएगा, बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है, आपके एग्जाम में निकल के आया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर आप देखिए भी राज्यों के शिक्षक पात्रता परीक्षा में भी प्रश्न पूछा गया है। तो लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है, राइट आंसर हो जाएगा भुवनेश्वर, उड़ीसा में स्थित है। देखिए यहाँ पर नोट्स बना दिया गया है। लिंगराज मंदिर का निर्माण 1100 ईस्वी में गंग शासकों के द्वारा कराया गया था। एक आध बार ये भी प्रश्न पूछा गया था किस शासकों के द्वारा, तो लिंगराज मंदिर का निर्माण गंग शासकों के द्वारा करवाया गया है। बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो बार बार एग्जाम में रिपीटेड हो रहा है। बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखा, बाबरनामा, अकबरनामा, जहाँपनाह या रेला, ठीक है। तो बाबर ने अपनी आत्मकथा जो है बाबरनामा में लिखा हुआ है, ठीक है। उसकी अपनी आत्मकथा है बाबरनामा में, जो तुझके ए बाबरी के नाम से भी जाना जाता है। बाबरनामा किस भाषा में लिखा गया है, बाबरनामा किस भाषा में लिखा गया है, ईरानी भाषा, तुर्की भाषा, फ्रांसी भाषा या इराकी भाषा, ठीक है। बाबरनामा किस भाषा में लिखा गया है, बाबरनामा देखिए लिखा गया है आपको यहाँ पर तुर्की भाषा में। बाबरनामा किस भाषा में लिखा गया है, तुर्की भाषा में लिखा गया है। बाबर किस शैली का जन्मदाता माना जाता है, बाबर किस शैली का जन्मदाता माना जाता है, मुंबईयन नामक पद शैली, मूवी पद शैली, लाइव पद शैली या कोई नहीं, ठीक है।
तो बाबर जो यहाँ पर माना जाता है शैली का जन्मदाता, वो मुबैयन नामक पद शैली का जन्मदाता माना जाता है। बाबर ने नई एक पद शैली का निर्माण किया जिसका नाम था मुबैयन पद शैली। दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था? दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था? ठीक है, यहाँ पर देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन या कोई नहीं। अगर देखिए दिल्ली सल्तनत का शासक, यदि दिल्ली सल्तनत के वंश का नाम याद कीजिएगा, दिल्ली सल्तनत के वंश का नाम, ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत का वंश का नाम याद रखने का आपको हम ट्रिक बता दिए थे, क्या था? जीके तुम्हारा शायद लो है, मतलब गुलाम वंश था, फिर खिलजी वंश था, फिर तुगलक वंश था, और फिर सैयद वंश था, फिर लोधी वंश था। ठीक है, ये दिल्ली सल्तनत के शासक थे, लेकिन पहला यहाँ पर दिल्ली सल्तनत के ये वंश चला। ठीक है, ये वंश का नाम याद रख लीजिएगा। तो गुलाम वंश पहला हुआ, गुलाम वंश, ठीक है, या इसी को कहते हैं ममलुक वंश। इसका संस्थापक कौन था? तो यहाँ पर कुतुबुद्दीन ऐबक था। कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। इसलिए पहला शासक का नाम भी उसी के नाम से जुड़ा हुआ रहेगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। यहाँ पर है कुतुबुद्दीन ऐबक ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, 1206 ईस्वी में किसकी मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्वतंत्र रूप से दिल्ली का बागडोर संभाला? ठीक है, तो देखिए गुलाम वंश या ममलुक वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। ठीक है, जो यहाँ पर मोहम्मद गोरी के साथ क्या करता था, तो उसकी सेवा में लगा हुआ रहता था। तो मोहम्मद गोरी की जब मृत्यु हो जाती है, उसके पहले ही वहाँ का जो है दिल्ली का जो है शासक कुतुबुद्दीन ऐबक को वह सौंप कर चली जाती है। ठीक है, लेकिन जब मृत्यु के बाद वो संपूर्ण रूप से वहाँ का बागडोर संभाल लेता है, तो वो कौन थी? तो वो थी आपकी मोहम्मद गौरी थी। ठीक है, कौन थी? मोहम्मद गौरी के बाद बागडोर संभालता है। ममलुक वंश गुलाम वंश का संस्थापक माना जाता है। देखिए ये प्रश्न है, ममलुक वंश गुलाम वंश का संस्थापक किसको माना जाता है? ठीक है, तो ममलुक वंश या गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को ही माना जाता है। उसके बाद इल्तुतमिश आता है। ठीक है, तो यहाँ पर कुतुबुद्दीन ऐबक इसका राइट आंसर होगा। राजराजेश्वर या बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? ठीक है, तो राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण राजराज के द्वारा, प्रयागराज के द्वारा, दंती दुर्ग के द्वारा या कृष्ण के द्वारा? तो राजराजेश्वर या बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण जो है राजराज के द्वारा करवाया गया था, राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण आपको वहीं पर करवाया गया। अब यहाँ पर देखिए बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण तंजौर में करवाया गया था, और यह द्रविड़ शैली का उदाहरण है। किसका? द्रविड़ शैली का उदाहरण है। नटराज की मूर्तियाँ किस धातु की बनी हुई है? नटराज की मूर्तियाँ किस धातु की बनी हुई है? सोना, चांदी, तांबा या कांसा? ठीक है, नटराज की मूर्तियाँ जो अभी तक भी सुरक्षित है वो कांसा धातु की बनी हुई है। प्रश्न ये 4-5 बार अभी तक पूछ दिया गया है। त्रिपिटक किस भाषा में लिखा गया है? त्रिपिटक किस भाषा में लिखा गया है? ठीक है, प्राकृत भाषा, अपभ्रंश भाषा, पाली भाषा या कोई नहीं? तो त्रिपिटक जो है आपका देखिए यहाँ पर पाली भाषा में लिखा गया है, यह क्योंकि बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म के त्रिपिटक में शामिल थे। त्रिपिटक में कौन कौन शामिल था? सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक या सभी? तो देखिए विनय में बौद्ध धर्म के त्रिपिटक में तीनों शामिल था। सुत्त पिटक भी शामिल था, विनय पिटक भी शामिल था, अभिधम पिटक भी, यानी राइट आंसर इसका सभी हो जाएगा। अब आप देखिए नीचे हमने आपको यहाँ बता दिया है कि किस में क्या चीज़ बौद्ध धर्म के लोग शामिल किए थे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपके लिए नोट्स है कि सुत्त पिटक था उसमें बुद्ध के धार्मिक विचारों एवं उपदेश का संग्रह है। तो आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि किस में बुद्ध के धार्मिक विचारों एवं उपदेश का संग्रह है, तो हो जाएगा सुत्त पिटक। विनय पिटक में बौद्ध मठ के निवासियों का अनुशासन संबंधी नियम है। विनय पिटक में बौद्ध मठ के निवासियों का अनुशासन संबंधी नियम है। ठीक है, अब देखिएगा अगला, तो आगे आपका है अभिधम पिटक में बौद्ध मत के दर्शन का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है चीनी यात्री ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय, हर्षवर्धन, विक्रमादित्य या चाणक्य? ठीक है, चीनी यात्री ह्वेनसांग जो है हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। इसके लिए देखिए आपको हमने एक ट्रिक भी बताया था, शायद आपको याद हो नहीं। हवन से हर्ष होता है। हवन से हर्ष होता है। हवन से हो गया ह्वेनसांग और हर्ष से हो गया हर्षवर्धन। यानी ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया? हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। देखिए यहाँ पर नोट्स भी आपको हम बना दिए हैं, जहाँ जरूरी पड़ता है जो लोग जुड़े हुए हैं सबको मटेरियल सब चीज़ दे रहे हैं। हवन से हर्ष होता है, हवन से
वेनसांग, और हर्ष से हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया। ठीक है, हर्षवर्धन की जीवनी लिखी हुई है, हर्षवर्धन की जीवनी लिखी हुई है हर्षनामा में, हर्षचरित्र में, हम सफ़र में कोई नहीं। दिन जीवनी किस में लिखी हुई है, तो आपको हर्षचरित्र यहाँ पर मारना होगा। अगला प्रश्न, हर्षवर्धन ने किसकी रचना की, नागानंद की, रत्नावली की, प्रियदर्शिका की या सभी की। तो हर्षवर्धन ने जो रचना की थी, देखिए ये सभी नाटक थे, राइट आंसर सी होगा। इन सभी की रचना जो है हर्षवर्धन के द्वारा किया गया था। अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है। देखिए अशोक तो पाठ, अशोक के बारे में आप लोग पढ़ के जाइएगा, अशोक का पूरा नोट्स पीडीएफ वीडियो आपको दे दिया गया है, और सारा यहाँ पर देखिएगा JCERT जय का किताब का ही प्रश्न है, बाहर का एक भी प्रश्न नहीं है। और आप यदि देख रहे होंगे तो आपको ऐसा लग रहा हो कि यहाँ से प्रश्न हमारे एग्जाम में कभी न कभी आया हुआ था, ठीक है, लेकिन आप नहीं बना पाए होंगे। तो अब और बार देखिए, आपको मिस नहीं करना है कि नहीं, एक्सक्यूज नहीं रखना है कि हमने ये नहीं पढ़ा, उन्हें आपको समय भी मिल रहा है, आप अच्छा तरह से तैयारी कर लीजिए जिससे आपको एक्सक्यूज आपके पास नहीं रहे। और प्रश्न तो यहाँ JCERT किताब से छपेंगे ही छपेंगे, इसमें आप 100% श्योर रहिएगा, और रिजल्ट भी आपका होगा। ठीक है, तो सभी को जुड़ जाइएगा जो अब तक नहीं जुड़ पाए हैं। अभी तो सिर्फ ऑफर आपको चल रहा है यहाँ पर, देखिए 500 रुपये में ही आपको यहाँ पर एडमिशन भी हो जाएगा। उसके साथ आपको जैक JCERT का 6 to 11 तक का पूरा नोट्स PDF भी आपको कंप्लीट हो जाएगा, और उसके बाद आगे जो है आपको यहाँ पर प्रैक्टिस सेट भी मिलेंगे, टेस्ट सीरीज भी मिलेंगे, सारा कुछ अभी मिल रहा है। तो आप सभी अभी जुड़ जाइएगा, ठीक है। इसके बाद फिर राशि यह बढ़ जाएगी। अब देखिए यहाँ पर, तो अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है। तो अशोक के देखिए शिलालेख को याद रखिए, 13वां शिलालेख जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अशोक के 13वें शिलालेख में ही कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है। ठीक है, किस युद्ध में सम्राट अशोक के हृदय का दिल बदल दिया और युद्ध नहीं करने की ठानी। ठीक है, कलिंग युद्ध, नरसिंह युद्ध, चंदेरी का युद्ध, घाघरा का युद्ध। ठीक है, तो देखिए कलिंग युद्ध तो अशोक के द्वारा ही किया गया था। कलिंग युद्ध किसके द्वारा, अशोक के द्वारा ही किया गया था, और यह 13वां शिलालेख में आपको वर्णित भी है। इसी कलिंग युद्ध में अशोक जो है इतना भयानक नरसंहार देखता है, खून की धार बह रही थी, नदियाँ बह रही थी, माताएं बहनें चित्कार मार रही थी। और यश जब अशोक को यह देखता है, ये सब सारी चीज़ युद्ध समाप्त होने के बाद, तो उसका दिल वहीं पर परिणत हो जाता है। किसी के कोई भाई के लिए रो रहा था, कोई माँ के लिए रो रहा था, कोई पिताजी के लिए, तो इस तरह से बहुत ही चित्कार उबड़ रही थी और खून की नदियाँ बह रही थी। इसी को देखने के बाद अशोक का दिल जो है बदल गया, और उस दिन से युद्ध नहीं करने की ठान ली। तो वही कलिंग युद्ध था जिसमें सम्राट अशोक का हृदय बदल दिया और युद्ध करने की नहीं ठानी थी। ठीक है, तो ये कलिंग युद्ध ही था। अगला है, अशोक ने कौन सा धर्म अपना लिया। उसके बाद अशोक जो है यहाँ पर युद्ध न करने की ठान ली, और उसने कौन सा धर्म अपनाया, तो जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म, ईसाई धर्म। तो अशोक ने यहाँ पर बौद्ध धर्म को अपना लिया, और अशोक के कारण ही बौद्ध धर्म को बहुत ज़्यादा ख्याति मिली, क्योंकि उसने बौद्ध धर्म का बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार किया। ठीक है, ये बौद्ध धर्म इसका राइट आंसर हो जाएगा। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया। सारनाथ, बिहार, बोध गया, उत्तर प्रदेश। ठीक है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। ठीक है, बुद्ध के उपदेश देने की घटना को क्या कहा जाता है। महाभिनिष्क्रमण, धर्मचक्र परिवर्तन या महापरिनिर्वाण। ठीक है, तो देखिए बुद्ध के उपदेश देने की घटना को हम लोग यहाँ पर धर्मचक्र परिवर्तन कहते हैं, और गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहते हैं, और यहाँ पर मोक्ष प्राप्ति घटना को महापरिनिर्वाण कहते हैं। ठीक है, बुद्ध ने अपना शरीर का त्याग किया सारनाथ में, बोध गया, कुशीनगर, वैशाली। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुशीनगर में किया। बुद्ध के शरीर त्याग की घटना को क्या कहा जाता है। बुद्ध के शरीर त्याग की घटना को क्या कहा जाता है। महाभिनिष्क्रमण, धर्मचक्र परिवर्तन, महापरिनिर्वाण या कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा महापरिनिर्वाण कहा जाता है। अगला प्रश्न है, महावीर को किस नदी के तट पर केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। शंख नदी, ऋजुपालिका, कोयल या कोई नहीं। तो महावीर को ऋजुपालिका नदी के तट पर केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। महावीर ने किस भाषा में उपदेश दिए। प्राकृत भाषा, पाली भाषा, मगही भाषा या अपभ्रंश भाषा। ठीक है, तो महावीर ने किस भाषा में उपदेश दिए। प्राकृत भाषा में। और बुद्ध ने किस भाषा में उपदेश दिए। पाली भाषा में। दोनों को याद रखिएगा क्योंकि भाषा वाला आता है। ठीक है, तो बुद्ध ने पाली भाषा में और महावीर ने प्राकृत भाषा में। तो एक कोई क्लियर रहेगा, तो ऐसे याद रखिएगा, बुढ़ापा
तो बू से यहाँ पर बूढ़ आ रहा है तो इसे बुध कर लीजिएगा। अब पा से पाली, ठीक है, यानी बुध ने पाली भाषा में दिया, तो एक का क्लियर रखिएगा, एक का पाली है, एक का प्राकृत है। जैन धर्म कितने भागों में बटा हुआ है? 2, 3, 4, 5, किस में बटा हुआ है? ठीक है, तो जैन धर्म 2 भागों में बटा हुआ है। जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है कल्पसूत्र, पंचरत्न सूत्र, आदम सूत्र या कोई नहीं। ठीक है, तो जैन धर्म का जो सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है वो कल्पसूत्र है। कौन है? कल्पसूत्र है। ऋग्वैदिक काल के शासन व्यवस्था का सबसे छोटा स्तर कौन होता है? ऋग्वैदिक काल के शासन व्यवस्था का सबसे छोटा स्तर कौन होता है? ग्राम, 20, जन, कुल। ठीक है, तो ऋग्वैदिक काल के शासन व्यवस्था का सबसे छोटा स्तर का देखिए एक ट्रिक होता है, कुल 20 ग्राम। ठीक है, तो सबसे छोटा स्तर कुल है ना, क्या है? कुल है। अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक काल का सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन थे? ऋग्वैदिक काल का सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन थे? इंद्र, अग्नि, यम या सोम। ठीक है, तो ऋग्वैदिक काल का जो सबसे महत्वपूर्ण देवता थे वो आपका इंद्र थे। कौन थे? इंद्र थे। इनाम गांव वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल या आंध्र प्रदेश। यही इनाम गांव 2-3 बार आपका एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, इनाम गांव 2-3 बार आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो इनाम गांव जो है आपका महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। महापाषाण का अर्थ है छोटा पत्थर, बड़ा पत्थर, कोई नहीं। महापाषाण का अर्थ होता है, देखिए महापाषाण का अर्थ होता है पत्थर, तो महापाषाण का अर्थ होता है बड़ा पत्थर। ठीक है, महापाषाण का अर्थ होता है बड़ा पत्थर। तो इस तरह से आप देखिए यहाँ पर जुड़ करके सामाजिक विज्ञान, विज्ञान 1 से 5 शिक्षक सभी की तैयारी आप कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ से जुड़ना है, 500 रुपये में आप जुड़ करके तैयारी कर सकते हैं। वीडियो के अंत तक जुड़े रहें, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।